दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जो कभी अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले एक मामूली से जानवर थे, आज इस पूरी दुनिया के मालिक कैसे बन गए? कैसे हमने शेर, हाथी और बाकी सारे जानवरों के ऊपर छलांग मारकर खुद को फूड चेन का किंग बना लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ताकत ने हमें सच में खुश किया या हम बस एक बड़े धोखे में जी रहे हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये किताब सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी सुनने के बाद अब दुनिया अपने इतिहास और खुद को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देख पाएंगे। हरारी कहते हैं, हिस्ट्री इज समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल हैव बीन डूइंग व्हाइल एवरीवन एल्स वाज प्लोइंग फील्ड एंड कैरिंग वाटर बकेट्स। इतिहास दरअसल कुछ गिने चुने लोग बना रहे थे, जबकि बाकी लोग खेत जोतने और पानी ढोने में लगे थे। मतलब साफ है, असली खेल हमारे दिमाग और इमेजिनेशन में चलता है। और इस खेल का पहला बड़ा मोड़ आया लगभग 70,000 साल पहले, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब इंसान बना स्टोरी टेलर। सोचो, अगर तुम एक आदमी और एक लॉयन को अकेला खड़ा कर दो तो शायद लॉयन जीतेगा, लेकिन अगर तुम 100 इंसान और 100 लायंस को आमने सामने रख दो तो गेम बदल जाएगा, क्योंकि इंसानों के पास थी एक अनोखी पावर, साथ मिलकर काम करना और लैंग्वेज की शक्ति। हरारी कहते हैं, होमो सेपियंस कॉन्कर्ड द वर्ल्ड थैंक्स अबव ऑल टू इट्स यूनिक लैंग्वेज। होमो सेपियंस ने दुनिया को जीता सबसे ज्यादा अपनी यूनिक भाषा की वजह से। लैंग्वेज मतलब सुपर पावर। अब आप कहेंगे, लैंग्वेज तो जानवरों के पास भी होती है। बंदर चिल्लाकर बताते हैं कि शेर आया है, मधुमक्खियां नाचकर बताती हैं कि फूल कहाँ है। बिल्कुल सही, लेकिन ह्यूमंस ने लैंग्वेज को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। हम पास्ट की बात कर सकते थे, कल मैंने जंगल में शेर देखा। हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते थे, कल सुबह हम सब मिलकर उसका शिकार करेंगे। और सबसे बड़ा मैजिक, हम ऐसी चीजों की बात कर सकते थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे भगवान, भूत, देश, कानून, पैसा। कोई भी चिंपैंजी ये नहीं कह सकता, अगर तुम मुझे 10 केले दोगे तो मरने के बाद तुम्हें बनाना हेवन मिलेगा। ये पावर सिर्फ हमारे पास थी। द पावर ऑफ फिक्शन, काल्पनिक कहानियों की ताकत। हरारी कहते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ स्ट्रेंजर्स कैन कोऑपरेट सक्सेसफुली बाय बिलीविंग इन कॉमन मिथ्स। बड़ी संख्या में अजनबी लोग सिर्फ इसीलिए साथ काम कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमन मिथ्स पर विश्वास करते हैं। आज भी यही चल रहा है। टीम इंडिया का क्रिकेट मैच हो तो करोड़ों अजनबी एक साथ चिल्लाते हैं। शादी में बारात आती है, पूरा गांव नाचता है, भले दूल्हा दुल्हन को पहली बार देख रहे हो। आईआईटी ब्रांड या आईफोन ब्रांड, लोग एक कहानी पर विश्वास करते हैं, ये मेरी लाइफ बदल देगा। यही है फिक्शन की ताकत। सोचो, स्टीव जॉब्स ने तुम्हें क्या बेचा? सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं, उसने तुम्हें एक स्टोरी बेची कि आईफोन मतलब लाइफस्टाइल, स्टेटस, पावर। और करोड़ों लोग उस कहानी पर विश्वास करके लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो भाई, चाहे रिलीजन हो, ब्रांड हो या क्रिकेट, सब कहानी पर खड़े हैं। आगे बात करते हैं गॉसिप, मतलब सोशल मीडिया 1.0। हरारी बताते हैं कि गॉसिप ही वो ग्लू थी जिसने इंसानों को जोड़ा। व्हाट्सएप और इंस्टा रील्स से पहले भी गॉसिप इंसानों का फेसबुक था। सोचो, हॉस्टल में नया लड़का आया, अगर कोई दोस्त बोले यार वो लड़का बहुत हेल्पफुल है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बन जाता है। इसी तरह 70,000 साल पहले गॉसिप से ट्रस्ट बना और ट्रस्ट से ग्रुप्स बड़े हुए। आगे बात करते हैं, क्यों सेपियंस जीते और नियांडरथल्स हारे। उस समय धरती पर और भी ह्यूमन स्पीशीज थी, जैसे नियांडरथल्स। वो हमसे ताकतवर थे, लेकिन सेपियंस ने उन्हें इमेजिनेशन और लार्ज स्केल कॉपरेशन से हराया। नियांडरथल ज्यादा 10 दोस्तों के साथ काम कर पाता था, पर सेपियंस हजारों अजनबियों को एक फ्लैग, एक भगवान या एक कहानी के नाम पर यूनाइट कर देता था। और यहीं से शुरू हुआ डोमिनेशन। इंसान की असली ताकत उसके मसल्स में नहीं, उसके दिमाग की कहानियों में है। हरारी कहते हैं, फोराजर्स न्यू द सीक्रेट्स ऑफ नेचर दैट नो मॉडर्न साइंटिस्ट नोस। प्राचीन शिकारी समूह की प्रकृति के वो राज पता थे जो आज का साइंटिस्ट भी नहीं जानता। आज हम जोमेटो
और स्विगी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स को पता था कौन सा फल जहरीला है, कौन सा पौधा दवा है और किस नदी में मछली मिलेगी। तो दोस्तों, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें ये सुपर पावर दी, कहानियों पर विश्वास करने की शक्ति। इसी से हमने बाकी जानवरों को हराया, दुनिया पर राज किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानियां हमें खुश कर पाई या इसने हमारे लिए एक ऐसा जाल बुना जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले हिस्से में, जब इंसान ने खेती शुरू की और सोचा कि उसने अपनी जिंदगी आसान कर ली। लेकिन सच ये है कि वो था इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों, जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत रोमांटिक पिक्चर आती है। हरी भरी फसलें, गांव में शांति, घर परिवार की एक सिक्योर लाइफ। लेकिन युवल हरारी कहते हैं ये सबसे एक बड़ा इल्यूजन है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन असल में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा था। और सच कहूं तो हम सब आज भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। फार्मिंग इज इक्वल टू फ्रीडम या ट्रैप? लगभग 10,000 साल पहले तक हमारे एंसेस्टर्स हंटर गैदरर्स थे। मतलब जंगलों में घूमते, फल खाते, शिकार करते, छोटी सी लाइफ जीते। उनकी लाइफ सिंपल थी, दिन में कुछ घंटे काम, बाकी समय आराम, गेम्स, डांस, सोशलाइजिंग, डाइवर्स डाइट जैसे फल, मांस, जड़ें, सब कुछ। लेकिन फिर इंसान ने सोचा क्यों ना हम गेहूं और चावल उगाएं ताकि फूड हमेशा अवेलेबल रहे। उन्हें लगा अब जिंदगी इजी हो जाएगी। पर हरारी कहते हैं द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन वाज हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। कृषि क्रांति इतिहास का सबसे बड़ा धोखा थी। असल में किसने किसे पालतू बनाया? हम सोचते हैं कि इंसान ने गेहूं को डोमेस्टिकेट किया, लेकिन रियलिटी में गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट कर लिया। सोचो, गेहूं को चाहिए था फर्टाइल जमीन, पानी, प्रोटेक्शन, घास फूस हटाना, कीड़ों से सुरक्षा। और ये सब काम कौन कर रहा था? इंसान। मतलब इंसान सुबह से शाम तक खेतों में झुककर, पसीना बहाकर अपनी पूरी लाइफ गेहूं के इर्द गिर्द घुमाने लगा। पहले हम फ्री थे, अब हम स्लेव्स बन गए। फार्मिंग ने हमारी फ्रीडम छीन ली। अब बात करते हैं हंटर वर्सेस फार्मर लाइफ। हंटर गेदरर मतलब हेल्दी बैलेंस डाइट, कम डिजीजेस, कम काम, ज्यादा लेजर। फार्मर मतलब मोनोटोनस फूड, वो सिर्फ अनाज, ज्यादा बीमारियां, जानवरों और भीड़ के साथ रहना, ज्यादा मेहनत, ज्यादा चिंता। आज की कॉर्पोरेट लाइफ भी वैसी ही है। जॉब सिक्योरिटी और ईएमआई के चक्कर में हम दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन अंदर से स्ट्रेस और डिजीजेस बढ़ते जाते हैं। फार्मिंग मतलब आज का 9 to 5 स्लेवरी वर्जन 1.0। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की शुरुआत। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहीं से आया। ये मेरी जमीन है, ये मेरा अनाज है, और जहां प्रॉपर्टी आती है वहां इनइक्वालिटी आती है। कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन, वो राजा बन गए, बाकी लोग उनकी जमीन पर काम करने वाले इंसान। यहीं से शुरू हुआ क्लास सिस्टम, किंग, प्रीस्ट, सोल्जर, फार्मर, यानी एक्सप्लॉयटेशन और हायरार्की। हरारी कहते हैं द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन मेड द फ्यूचर फार मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रेजेंट। कृषि क्रांति ने प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर को इम्पोर्टेंट बना दिया। अब इंसान हमेशा चिंता में रहता, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, अगर फसल खराब हुई तो क्या होगा, भूखमरी और मौत का डर हर समय। अब इससे पैदा हुआ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। फार्मिंग ने हमें एक और जाल में डाला, फ्यूचर एंजाइटी। पहले हंटर गेदरर सिर्फ आज के लिए जीते थे, आज खाना मिल गया बस काफी है। लेकिन किसान हर समय सोचते रहते थे कल क्या होगा, अगली सीजन कैसी होगी। जब इंसान ने भविष्य सिक्योर करना चाहा, उसी दिन से उसका प्रेजेंट इनसिक्योर हो गया। फार्मिंग ने पॉपुलेशन बढ़ा दी, क्योंकि अब एक जगह ज्यादा फूड प्रोड्यूस होता था, ज्यादा लोग सरवाइव कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वापस हंटर लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहा। रिजल्ट परमानेंट ट्रैप। जैसे आज की अर्बन लाइफ, लाखों लोग मेट्रो सिटीज में बस गए हैं, अब सडनली सब गांव जाकर फार्मिंग नहीं कर सकते। ट्रैप वही है। सोचो आज कितने लोग ईएमआई और लोन्स में फंसे हैं। घर खरीदना, कार खरीदी, गैजेट्स खरीदे, लगा लाइफ सिक्योर है, लेकिन असल में हम स्लेव्स बन गए मंथली इंस्टॉलमेंट्स के। ये बिल्कुल वही ट्रैप है जो 10,000 साल पहले फार्मिंग ने क्रिएट किया था। इंसान ने सोचा
था उसने गेहूं को कंट्रोल किया, पर असल में गेहूं ने इंसान की जिंदगी कंट्रोल कर ली। तो दोस्तों, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें कंफर्ट नहीं दिया, बल्कि स्ट्रेस, इनइक्वालिटी और डिजीजेस दी। हमने आजादी खोकर स्लेवरी को चुना। लेकिन अब एक नया सवाल उठा, जब लाखों अजनबी एक जगह बस गए तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया गया? कैसे इतने बड़े ग्रुप्स में ऑर्डर और यूनिटी बनी? इसका जवाब है इंसान के 3 सबसे बड़े इन्वेंशंस, मनी, एम्पायर्स और रिलीजन। यही बने फाउंडेशन अगले चैप्टर के, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। दोस्तों सोचो, आपके हाथ में 500 का नोट है। असल में यह है क्या? बस एक कागज का टुकड़ा। लेकिन इस छोटे से कागज के टुकड़े के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। या सोचो, एक सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर देता है उस सोल्जर के लिए जिसे वो कभी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों भारत नाम की एक कहानी पर विश्वास करते हैं। यही है शेयर्ड मिथ्स की ताकत, और इसी ने इंसानों को जोड़ा। पहला, मनी सबसे बड़ा ट्रस्ट सिस्टम। हरारी कहते हैं, मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर डिवाइज्ड। पैसा अब तक का सबसे बड़ा और यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम है। पहले बार्टर सिस्टम था, गेहूं के बदले जूते, दूध के बदले कपड़े। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, अगर सामने वाले को गेहूं चाहिए ही नहीं तो डील कैसे होगी? सॉल्यूशन आया पैसा। पैसा कोई धातु का सिक्का नहीं है, ना ही कागज का नोट। पैसा असल में है एक शेयर्ड कहानी जिस पर सब विश्वास करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपके हाथ का 500 का नोट इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि आप जानते हो कि दुकान वाला इसे एक्सेप्ट करेगा, और दुकान वाला इसलिए लेगा क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई और भी इसे एक्सेप्ट करेगा। यही है ट्रस्ट का एंडलेस साइकिल। और सबसे मजेदार बात, पैसा धर्म, जाति, भाषा कुछ नहीं मानता। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन अलग अलग बिलीफ्स रख सकते हैं, लेकिन सब खुशी खुशी रुपया या डॉलर एक्सेप्ट करेंगे। पैसा भगवान से भी बड़ा है क्योंकि इसे एथिस्ट भी मानता है। सेकंड, एम्पायर्स, यूनिटी विद पावर। जब एग्रीकल्चर ने पॉपुलेशन बढ़ा दी तो बड़े ग्रुप्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। सॉल्यूशन आया एम्पायर्स। हरारी कहते हैं, एम्पायर्स हैव बीन द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 2500 ईयर्स। पिछले 2500 सालों से एम्पायर्स दुनिया का सबसे कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम रहे हैं। एम्पायर का मतलब एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम जो अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और रिलीजन्स को एक छतरी के नीचे लाता है। एग्जाम्पल, मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्ता और अशोका ने लगभग पूरे भारत को यूनाइट किया। मुगल एम्पायर डिवर्स रिलीजन्स और कम्युनिटीज को एक प्रशासन के तहत लाया। रोमन एम्पायर यूरोप, मिडिल ईस्ट तक फैल गया। एम्पायर का दूसरा फेस है ब्रूटैलिटी, युद्ध, एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है, ट्रेड, आइडियाज और टेक्नोलॉजी का तेजी से फैलना। आज जो ग्लोबलाइजेशन हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी रूट्स एम्पायर्स में ही है। तीसरा, रिलीजन, मॉरल कोड्स एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एम्पायर्स और पैसा लोगों को जोड़ते थे, पर मॉरल यूनिटी की जरूरत थी। आंसर था रिलीजन। हरारी कहते हैं, religion can thus be defined as a system of human norms and values that is founded on behalf in a superhuman order। धर्म यानी वैल्यूज और रूल्स का वो सिस्टम जो किसी सुपर ह्यूमन ऑर्डर पर विश्वास करता है। रिलीजन ने कहा, तुम सब एक ही भगवान के संतान हो, तुम्हें कुछ यूनिवर्सल नियम फॉलो करने हैं। इससे पहली बार मॉरलिटी आई। मत मारो, सच बोलो, दूसरों की हेल्प करो। यूनिवर्सल रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ने कहा, यह सच्चाई सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। एक स्पेन का क्रिश्चियन कभी मोरक्को के क्रिश्चियन को देख भी नहीं पाया, लेकिन दोनों एक दूसरे को भाई मान सकते थे क्योंकि वो एक ही गॉड की स्टोरी पर विश्वास करते थे। इंडिया में देखो, गंगा नदी का पानी सबके लिए सेक्रेड है। करोड़ों लोग एक ही फेथ से जुड़ जाते हैं। रिलीजन ने मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स को एक मॉरल फैमिली बना दिया। मॉडर्न जमाने में भी हम देखते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप, करोड़ों लोग टीम इंडिया के लिए चिल्लाते हैं। ब्रांड्स, रिलायंस जियो या अमेजॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कलेक्टिव विश्वास है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब, लेकिन उसी पर पूरा देश चलता है। इंसानियत की असली नींव पत्थरों की नहीं, कहानियों की है। तो दोस्तों, पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन 3 कहानियों ने इंसानियत को एक किया। करोड़ों लोग अजनबी
आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन असली गेम चेंजर अभी बाकी था, क्योंकि लगभग 500 साल पहले इंसानों ने पहली बार माना वी डोंट नो, और यहीं से शुरू हुई वो क्रांति जिसने पूरी दुनिया हिला दी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। दोस्तों, इंसानियत का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वाक्य कौन सा है? वो है हमें नहीं पता। ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन यही ह्यूमिलिटी, यही क्यूरियोसिटी हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन बनी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और इसने होमो सेपियंस को सीधे भगवान बनने के रास्ते पर डाल दिया। इग्नोरेंस इज इक्वल टू पावर। हरारी कहते हैं मॉडर्न साइंस डिफर्स फ्रॉम ऑल प्रीवियस ट्रेडिशंस ऑफ नॉलेज इन 3 critical ways: the willingness to admit ignorance, the centrality of observation in mathematics, and the acquisition of new powers. मॉडर्न साइंस बाकी सब ट्रेडिशंस से इसीलिए अलग थी क्योंकि इसने इग्नोरेंस स्वीकार की, ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स को सेंटर में रखा और नई शक्तियां दी। पहले लोगों को लगता था सारे आंसर्स पहले से होली बुक्स में हैं, लेकिन यूरोप में 500 साल पहले कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें सब नहीं पता और हमें ढूंढना है। यही सोच बनी साइंस का इंजन। साइंस का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि पावर भी था। ऑब्जर्वेशंस प्लस एक्सपेरिमेंट्स प्लस मैथ इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू पावर। न्यूटन ने दिया ग्रेविटी का लॉ, डार्विन ने दिया एवोल्यूशन की थ्योरी, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी। यही सिर्फ आइडिया ही नहीं थे, इनसे बड़ी मशीन्स, मेडिसिन्स, वेपन्स जिन्होंने दुनिया बदल दी। साइंस के साथ फिर कैपिटलिज्म और एम्पायर का जोड़ हुआ और उससे बना सुपर इंजन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन अकेली नहीं थी, इसके साथ जुड़ गए कैपिटलिज्म और एम्पायर्स। कोलंबस ने जब सी यात्रा की, उसे सिर्फ एडवेंचर के लिए पैसा नहीं मिला, उसे मिला क्योंकि एम्पायर को वेल्थ चाहिए थी। एम्पायर ने पैसा दिया, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, टेक्नोलॉजी बनी, एम्पायर और रिच हुआ। एक फीडबैक लूप बना, साइंस से टेक्नोलॉजी को लेके आओ, टेक्नोलॉजी वेल्थ लेके आएगी और वेल्थ से और ज्यादा साइंस। इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसका एक रियल लाइफ इम्पैक्ट हुआ। पिछले 200 सालों में जितने बदलाव हुए हैं, इतने पिछले 2000 सालों में भी नहीं हुए थे। स्टीम इंजन से ट्रेन्स, फैक्ट्रीज रेवोल्यूशनाइज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब्स और मशीन्स चलने लगे। मेडिसिन से एंटीबायोटिक्स आई, वैक्सीन आई, इंसान की जिंदगी बढ़ी, लॉन्गर लाइफ आई। डिजिटल एज से इंटरनेट आया, एआई आई है, स्मार्टफोन्स है। इसरो ने चंद्रयान भेजा, सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, नेशनल प्राइड के साथ ग्लोबल पावर भी। कोविड वैक्सीन ने साइंस के थ्रू करोड़ों की जानें बचाई। हरारी कहते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव ह्यूमन काइंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों को एनर्जी सोर्सेज का कंट्रोल दिया और पूरी दुनिया बदल दी। आगे बात करते हैं न्यू प्रॉब्लम्स एंड न्यू आयरनी। साइंटिफिक प्रोग्रेस ने हमें डिजीजेस से बचाया, हंगर कम किया, ट्रैवल आसान किया, लेकिन साथ ही पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज भी दिए। आज ज्यादा लोग ओबेसिटी से मरते हैं, भूख से नहीं। ज्यादा लोग ओल्ड एज से मरते हैं, एपिडेमिक्स से नहीं। और ज्यादा लोग डिप्रेशन और सुसाइड से मरते हैं, वॉर्स से नहीं। इंसान ने नेचर को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन खुद को कंट्रोल करना अभी बाकी है। आज इंसान नेचर के रूल्स को बेंड कर रहा है। हम जीन्स एडिट कर रहे हैं, एआई बना रहे हैं, मशीन्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें ऐसा पावर दिया जो पहले सिर्फ भगवानों के पास माना जाता था। हमने हंगर, डिजीज और वॉर्स को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। सवाल है अब आगे क्या? क्या हम होमो सेपियंस रहेंगे या होमो ड्यूस बनेंगे? क्या हम खुश होंगे या अपने ही बनाए खेल में नष्ट हो जाएंगे? यही सवाल हमें लाता है अगले और आखिरी चैप्टर की ओर, द एनिमल दैट बिकेम अ गॉड। इंसान भगवान कैसे बना और आगे क्या होगा? दोस्तों, आपने सुना होगा इंसान भगवान बन गया, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? युवल नोआ हरारी कहते हैं हम वो जानवर हैं जो फूड चेन के बीच से छलांग मारकर सबसे ऊपर आ गए। हमने बाकी स्पीशीज को डोमिनेट किया, हमने नेचर के रूल्स को बेंड किया और अब हम खुद को रीडिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है या सबसे बड़ा खतरा?
हरारी के वर्ड्स में होमो सेपियंस इज नाउ क्लोज टू अपग्रेडिंग इटसेल्फ इनटू अ गॉड। होमो सेपियंस अब खुद को भगवान में अपग्रेड करने के करीब है, यानी अब हिस्ट्री सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, अब हम खुद अपने बायोलॉजिकल लिमिट्स को तोड़ रहे हैं। पहला, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसान को नया शेप। पहले इंसान ने टूल बदले, अब इंसान खुद को बदल रहा है। हम ऐसे बच्चे डिजाइन कर सकते हैं जो ज्यादा बुद्धिमान हो, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, डिजीज प्रूफ ह्यूमंस पॉसिबल हैं। अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं और बाकी गरीब लोग सिंपल ह्यूमंस रह जाएंगे। रिजल्ट, सोसाइटी में गैप अमीर गरीब का नहीं होगा, दो अलग स्पीशीज का होगा। हिस्ट्री में पहली बार इनइक्वालिटी सिर्फ वेल्थ नहीं, बायोलॉजी में भी दिख सकती है। दूसरा, साइबॉर्ग इंजीनियरिंग, ह्यूमन प्लस मशीन। आज हम पहले से ही मशीनों के साथ मर्ज हो चुके हैं। पेसमेकर्स, हियरिंग एड्स, प्रोस्थेटिक लेग्स, ये शुरुआत है। फ्यूचर में ब्रेन को डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करना, मेमोरी को क्लाउड में स्टोर करना, कॉन्शियसनेस को रोबोट बॉडी में ट्रांसफर करना। इमेजिन कीजिए आप फिजिकली इमॉर्टल हो जाओ, लेकिन सवाल, क्या आप तब भी इंसान रहोगे? तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉन ऑर्गेनिक लाइफ, एआई वो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। हम एक ऐसी बुद्धि क्रिएट कर रहे हैं जो कार्बन पर नहीं, सिलिकॉन पर बेस्ड होगी। वो खुद को इनफाइनाइटली इंप्रूव कर सकती है। सुपर इंटेलिजेंस इंसानों को पेट बना सकती है या मिटा सकती है। जैसे हम गाय और भैंस को यूजफुल मानते हैं, वैसे ही सुपर एआई इंसानों को यूजलेस मान ले तो? अब बात करते हैं द हैप्पीनेस पैराडॉक्स की। इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी क्या हम सच में खुश हैं? रिसर्च कहती है हंटर गेदरर शायद हमसे ज्यादा खुश थे। आज हमारे पास एसी, स्मार्टफोन्स, कार्स, इंटरनेट सब कुछ है, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस भी टॉप पर है। हरारी का सबसे बड़ा सवाल है, व्हाट डू वी वांट टू वांट? हम क्या चाहते हैं ये नहीं, हमें क्या चाहना चाहिए। यानी हम अपने डिजायर्स को भी डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खुद ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, तब भगवान बनने का क्या फायदा। आगे बात करते हैं, इंसान इज इक्वल टू इररिस्पॉन्सिबल गॉड। हरारी कहते हैं हम एक ऐसे भगवान बन गए हैं जो इमेच्योर है, जो ये नहीं जानता कि अपनी पावर्स का क्या करे। न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, एआई रिस्क्स, ये सब प्रूफ है हमारे पास भगवान जैसी शक्तियां हैं, पर जानवर जैसी इच्छाएं। अब हम कंक्लूड करते हैं पूरी जर्नी का रिकैप। 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें स्टोरीज क्रिएट करना सिखाया। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें कंफर्ट के इल्यूजन में बांधा। मनी, एम्पायर्स और रिलीजन ने अजनबियों को यूनाइट किया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें नॉलेज और टेक्नोलॉजी का सुपर पावर दिया। और अब हम एक नए फ्यूचर की दहलीज पर खड़े हैं, जहां हम खुद को भगवान बना सकते हैं या खुद को मिटा भी सकते हैं। हरारी का मैसेज साफ है, दुनिया कहानियों पर चलती है और कहानियों को बदला जा सकता है। दोस्तों, ये थी सेपियंस की पूरी कहानी, एक जानवर जो भगवान बन गया। अगर इस किताब ने आपकी सोच हिला दी हो और अगर एक भी सवाल आपके दिमाग में उठा हो, तो कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लाएंगे एक और किताब जो आपकी दुनिया देखने का नजरिया बदल देगी। धन्यवाद।